सो जैसे हम प्रीवियस सेशन के एंड में डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 4 वीक से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, खास करके जियोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट, और उसमें फोकस किया था हमने और सरफेस फॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में। एंड अलग अलग तरीके की जो जियोलॉजी, अलग अलग रॉक्स जो है, रॉक जेनेसिस, रॉक टाइप, रॉक कैसे बनते हैं, वो था। और उससे पहले हमारे 1-2 सेशन हमने ऐसे रखे थे जिसमें हमने ग्राउंड वाटर का पर्सपेक्टिव एंड ग्राउंड वाटर ओवरव्यू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उसके बारे में बात किया था। और बीच बीच में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कैसे ये सारी चीजें अगर जियोलॉजी के डोमेन में पढ़ रही है तो जियोलॉजिकल डोमेन से कैसे इसको हम समझेंगे और क्या क्या समझेंगे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जब से शुरू से लेके आज तक जितने भी सेशन हुआ, तो हमको लगा कि एक हमें रिकेप कर लेना चाहिए, ताकि हमने क्या सिखाया है, क्या सीखा है, और वो जो सीखा है उसका मतलब क्या है, और उसमें अभी हमारे कौन से डाउट्स है, तो हम आने वाले समय में उस डाउट्स को हम कैसे क्लियर करें। क्योंकि अभी तक का जो भी हमारा प्रयास रहा है, कि वो प्रयास ये था कि हम पहले साइंस को समझ लें, और साइंस में जो छोटे छोटे एस्पेक्ट है उसको समझ लें, ताकि जब हाइड्रोजियोलॉजी इज ए बास्केट ऑफ साइंसेस, तो वेरियस साइंस को नहीं समझेंगे तब तक हम हाइड्रोजियोलॉजी को भी सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इंडिविजुअल साइंस को इंडिविजुअली समझने का हमने प्रयास किया था, और इसीलिए आज का सेशन भी हमने रखा है कि हम इन सारी प्रक्रिया को रिकेप के माध्यम से जाए, और हमने क्या सिखाने का प्रयास किया, सिखाने के प्रयास में उसके उद्देश्य क्या थे, और उसके अंदर आप कितना सीखे हैं, उसका हल्का सा एक असेसमेंट भी रखा है। तो मैं प्रेजेंटेशन मेरा शेयर करूंगा जिसमें सारी चीजों को लिया गया है, और जो लास्ट वाला जो आज का असेसमेंट वाला है उसके लिए भी कुछ मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। उस क्वेश्चन के आधार पे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आप लोग किस तरीके से इन चीजों को समझे, और उसमें क्या आपको डाउट्स क्रिएट हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि हम आज की जो प्रक्रिया है जिसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, रॉक साइंस एंड टाइप्स एंड रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक, और सरफेस फॉर्मेशन प्रोसेसेस, इसके बारे में थोड़ा हम रिकेप भी करेंगे, थोड़ा रिविजिट करेंगे, क्या सीखे, कैसे सीखे, क्यों सीखे हैं, और उसके बाद हम प्रक्रिया को लेके जाएंगे कि आप कितना इसमें से सीख पाए हैं। तो मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है कि तो हमने क्या सिखाने का प्रयास किया है, उसका और उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था, एंड देन सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जैसे कंटेंट वाइज जैसे मैंने बताया कि हमने क्या सिखाने का प्रयास किया, उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या थे, और फिर जो सब्जेक्ट हमने सीखा उसका ग्राउंड वाटर के दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंट था, इतना हमने बात किया। इसके बाद हम असेसमेंट का थोड़ा प्रक्रिया करेंगे कि आपने क्या इसमें से गेन किया है। तो जैसे ये मैंने लिखा कि व्हाट वी टॉट, टॉट का मतलब दो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि मैं सीखने के लिए ऑलवेज तैयार होता हूँ, बट अगर कोई मुझे सिखाने की बात करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो हम इस प्रक्रिया को सिखाने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में जाएंगे, नोट सिखाने की प्रक्रिया, क्योंकि हम सब लोग कुछ सीख के तो आए हैं, लेकिन उसको कैसे हमें उपयोग करना है वो हमें सीखना है। तो जैसे कि हमने जो प्रयास किया था, जो हमने लिया था शुरू में, हमने लिया था कि जियोलॉजी के बारे में थोड़ा समझ बनाने की प्रयास किया कि व्हाट इज जियोलॉजी एज ए साइंस, भाई जियोलॉजी अर्थ साइंस है, उसकी कौन कौन से एस्पेक्ट है जिसको हमने डील करने का प्रयास किया, उसकी अलग अलग ब्रांचेस को हमने देखने का प्रयास किया था। फिर अलग अलग जो ब्रांचेस है, जैसे हम लैंडफॉर्म की बात करें या स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की बात करें, तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संबंध है। तो वो संबंध को भी हमने छूने का प्रयास किया है, और ये सारी चीज़ों को हमने सीखने का प्रयास किया था ग्राउंड वाटर के दृष्टिकोण से, क्योंकि ग्राउंड वाटर जियोलॉजी है वो एक अप्लाइड साइंस है। और इसीलिए ग्राउंड वाटर की बात करेंगे तो सिर्फ पानी और ग्राउंड वाटर नहीं है, उसको जियोलॉजी के और भी ब्रांचेस के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई जो हम जो कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो और फोकस भी हमने किया था, कि फोकस क्या किया था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को फोकस किया, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अर्थ, वो प्रक्रिया हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया। उस प्रक्रिया में किस तरीके के फॉर्मेशन बने, और फॉर्मेशन बनने के बाद उसके ऊपर क्या हुआ, तो ये सारी प्रोसेसेस है वो एक दूसरे के साथ लिंक है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर की दृष्टिकोण से हमारे लिए अहमियत रखती है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर, और इसको और गहराई में जाके समझने की बात की।
उसके बाद हमने एक टॉपिक लिया था जिसमें डॉक्टर दीपांकर साहा और डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी जी के लेक्चर्स थे, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर समझने का प्रयास किया था। जो कि मेंशन कर रहा था कि ग्राउंड वाटर ओवरव्यू इन इंडिया एंड वर्ल्ड के, मतलब दुनिया की तुलना में भारत कहाँ बैठ रहा है, तो भारतवर्ष में हम कितना पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस रेट से कर रहे हैं, और हमारा अगर इसी रेट से करते रहेंगे तो हमारे हमारे लिए आगे जाके आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आने वाली। तो सेंसिटाइज अवर सेल्फ कि भाई ग्राउंड वाटर हमारा एक तो काफी इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स रहा है, और ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो हमें आगे जाके उपयोग में लेना है, और इस तरीके से उपयोग में लेते रहेंगे तो हमारा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरा जियोलॉजिकल साइंस का पर्सपेक्टिव के बारे में जो पूरा हिमांशु जी ने बताया था, जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर साइंस, उसके बारे में शैलेश ने बताया था, एंड ग्रोइंग नीड ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। इन सब बातों में हमने डिस्कशन किया था कि ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है, वो आज की सिर्फ भारत की नहीं लेकिन पूरी दुनिया की भी एक जरूरत बन रही है। तो उस तरीके से हमने ग्राउंड वाटर के ऊपर अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने का प्रयास किया था। फिर दूसरा जो हमने समझने का प्रयास किया था कि भाई जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो बात हमने किया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ कैसे जीव या लाइफ अस्तित्व में आया, और जो लाइफ जो थी उसने रॉक की एज डिटरमाइन करने में कैसे हमको मदद किया। नॉट ओनली एज, एज के साथ साथ उसने उस टाइम का एनवायरनमेंट के बारे में भी बात किया। तो ये सारी चीजों हमने थोड़ा स्पर्श करने का प्रयास किया था कि भाई अर्थ का एवोल्यूशन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी है, और उसी के साथ में लाइफ का एवोल्यूशन भी जुड़ा है, और ये दोनों चीज जो है वो हमारे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रिजर्व है, वो है प्रिजर्वेशन उसका रहता है रॉक में। तो रॉक आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसको हमें बहुत गहराई से समझना है, और किस तरीके से बनते हैं, तो उस तरीके से इसको जोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद ये सब चीजें जो है वो एकदम आइसोलेशन में रहती है अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो। जियोलॉजी में देखें तो जियोलॉजिकल स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन जब करना है तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, बहुत सारे, हर एक टर्म का एक मतलब रहता है। तो उस टर्मिनोलॉजी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ जुड़ी हुई थी, कैसे हमको एक रॉक तक का एक मार्गदर्शन देती है, कैसे रोड एक रॉक तक पहुंचने का एक रास्ता दिखाती है। तो जैसे इयोन के बारे में बात किया, इरा के बारे में बात किया, एज के बारे में बात किया, पीरियड के बारे में बात किया, फॉर्मेशन के बारे में बात किया, सीरीज के बारे में बात किया, अल्टीमेटली स्टेज के बारे में बात किया। तो हर एक जो है ये शब्द, जो हर एक शब्द जो है वो कहीं ना कहीं कुछ एक इंडिकेट करता है, और ये संबंध दिखाने का प्रयास करता है समय का, पृथ्वी की उत्पत्ति का, उस टाइम पे चल रही प्रक्रियाओं का, उस टाइम पे बन रहे चट्टानों का, उस टाइम पे किस तरीके की लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी उसके बारे में बात करता है, और उस समय का एनवायरनमेंट क्या था। तो ये सारी चीजों ने मिलके इस प्रक्रिया में किया था, और हर एक को एक मेगा स्केल से लेके माइक्रो स्केल, जैसे स्टेज है वो माइक्रो स्केल पे है एंड इयोन है वो मेगा स्टेज पे है। तो जब बात करेंगे स्टेज, तो जैसे हम कोई लोकलाइज एरिया में जाएंगे तो स्टेज सीरीज एंड फॉर्मेशन के साथ हमें डील करना है। उससे बड़े स्केल पे जाएंगे, जैसे मान लो कि मैं आपको इसको इसका संबंध दिखाऊं, अगर विलेज स्केल पे हम जाएंगे तो स्टेज सीरीज एंड फॉर्मेशन तक हमें देखना पड़ेगा। विलेज से लेके अगर डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे तो कहीं ना हमारे पास पीरियड और एज की बात आएगी, कहीं स्टेट की बात करेंगे या कोई एक जोग्राफिकल डिवीजन की बात करेंगे तो हमें उसमें इरा के बारे में बात करना पड़ेगा। एंड वी टॉक अबाउट द एंटायर अर्थ, तो हमें इोन के बारे में बात करना पड़ेगा। तो मतलब इोन से लेके और अर्थ से लेके हम एक गांव तक जब आना है तो ये सारे शब्द इसमें आते हैं, और उसमें पर्टिकुलर टाइप का एक सेट ऑफ एनवायरमेंट था, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस थी, और सेट ऑफ प्रोसेसेस के फलस्वरूप फलस्वरूप हमारे पास चट्टाने या रॉक फॉर्मेशन हुआ था। यस महेश, तुमने हैंड रेज किया है। हाँ योगेश भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो टाइम पीरियड है, फॉर्मेशन है, सीरीज है, स्टेज है, तो पोरबंदर का जो अभी मैंने असाइनमेंट किया तो इसमें मेंबर करके है, तो मेंबर मतलब क्या वो स्टेज के बाद आता है या फिर सीरीज और स्टेज के बीच में है या फिर क्या है वो? नहीं, वो जो जैसे सीरीज, छाया मेंबर वो सब। हाँ वो स्टेज में आते हैं मेंबर्स,
एक स्टेज में दो अलग अलग हम्म। हो सकते हैं, एक जगह पे एक मेंबर है, दूसरी जगह पे दूसरा मेंबर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वेरी वेरी लोकलाइज कंडीशन। ओके, गॉट इट। तो मतलब ये पूरा जो जर्नी है, वो जर्नी हमको एक एक अर्थ से शुरू करते हुए हमारे गांव में कौन सी रोक मिल रही है, उसके बारे में एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में कुछ कहानी बताती है। तो उस कहानी को हम सुलझाने का प्रयास किए थे इसके माध्यम से। फिर हमने ये देखने का प्रयास किया था कि ग्राउंड वाटर जो है और ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में आज हमारे सामने एक ऑप्शन आके खड़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। वो आज की हमारी जरूरत है। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होने की वजह से हमें सिर्फ जियोलॉजिकल साइंस या जियोलॉजी या हाइड्रोलॉजिकल साइंस तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना है। इस साइंस का इस्तेमाल करते हुए हमें पूरा हमारा जो एक सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वो सारे एनवायरनमेंट के साथ हमें बात करनी पड़ेगी, डील करना पड़ेगा। तो हमें हर तरीके के अप्रोच को इसके साथ में मिक्स करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करते हुए किसी एक गांव का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो फार्मर को भी समझना पड़ेगा, फार्मर की इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। और अगर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन की कहीं बात हो रही है, कोई कॉर्पोरेट ग्राउंड वाटर एक्सप्लोट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ बात करके उसको रेगुलेट करने की भी कई बात करनी पड़ेगी। तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट को इसके अंदर कवर करना है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टी डिसिप्लिन। तो साइंस जैसे एक डिसिप्लिन हो गया, सोशल साइंस दूसरा डिसिप्लिन हो गया, इकोनॉमिक तीसरा डिसिप्लिन हो गया, गवर्नेंस जो चौथा डिसिप्लिन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन को हमें एक साथ में देखते हुए इस प्रक्रिया को ले जाना पड़ेगा, तब जाके हम सही मायने में ग्राउंड वाटर को मैनेज कर पाएंगे। तो इस अप्रोच के बारे में हमने एक जानकारी लेने का प्रयास किया था। उसके बाद हम थोड़ा और क्लोजर व्यू पे जाने का प्रयास करें। जैसे मैंने अभी तक जो सारी चीज बताई, वो अक्रॉस द कोस्ट ड्यूरेशन वो चलने वाली है। और उसी में हम हर एक टॉपिक को गहराई से समझेंगे और उसको ग्राउंड वाटर के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा एक सेशन खत्म होने के बाद हमने पूरे जो पिछले 3-4 वीक में जो ड्राइव किया, वो ये था कि रॉक्स एंड अर्थ सर्फेस पे जो फॉर्मेशन प्रोसेसेस है, ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो बहुत सारा मायने रखती है ग्राउंड वाटर के लिए और ग्राउंड वाटर के दृष्टिकोण से। तो उसमें उसके कैरेक्टर समझने जरूरी है। और वो कैरेक्टर क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि वो है कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर की स्टोरेज, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर के डायनेमिक कैरेक्टर्स, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी, ये सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो उसको कंट्रोल मैकेनिज्म है, तो कंट्रोल मैकेनिज्म क्यों है, किस तरीके से, उसको समझने के लिए हमने पूरा एक सेशन में डिजाइन किए थे, जिसमें हम रॉक्स के बारे में समझे थे, जिसमें जीनेसिस ऑफ रॉक्स को लेके टाइप्स ऑफ रॉक की बात किया था। जैसे हमने इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात किया था। रॉक साइकिल क्या है, कि जो जिस तरीके से पानी का चक्र रहता है, उसमें रॉक का भी साइकिल रहता है। तो मैग्मा से शुरू करते हुए सेडिमेंट्री बन के फिर मैग्मा में भी रॉक वापस जाते हैं। तो एक साइक्लिक फॉर्मेशन, साइक्लिक प्रक्रिया है, उसके बारे में बात किया था। अलग अलग रॉक किस प्रोसेस से बनते हैं। जैसे इग्नियस रॉक के बारे में हमने सुना कि भी ज्यादातर मैग्मा है, ये लावा है, वो ठंडा होने के मतलब कंसोलिडेट होने के बाद उसके फॉर्मेशन होते हैं। और सेडिमेंट्री को देखा हमने कि एक चट्टान टूटती है, टूट के इरोड होके ट्रांसपोर्ट होके कहीं जाके डिपोजिट होती है, डिपोजिशन होने के बाद उसमें कॉम्पैक्शन डेवलप होता है और तब जाके वो रॉक फॉर्मेशन बनती है। सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में देखा कि भाई एक रॉक, एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर अगर ज्यादा दबाव आ गया, ज्यादा गर्मी आ गई, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसकी एक काया परिवर्तन हो जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होते। तो फॉर्मेशन प्रोसेस को हमने समझने का प्रयास किया। एंड इस प्रोसेस के आधार पे विद इन द टाइप ऑफ रॉक उस तरीके का उसका क्लासिफिकेशन रहता है। जैसे इग्नियस में हमने स्पर्श किया था एसिडिक रॉक से बेसिक रॉक किस तरीके से होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कैरेक्टर है, वो देखा था। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, जैसे सेडिमेंट्री में कल हम बात कर रहे थे कि बेड्स होते हैं, लेमिनीस होते हैं। उसी तरीके से इग्नियस में देखा था, डाइक देखा था हमने, लोकोलिथ या ऐसे भी कुछ बात आई होगी, मैसिव रॉक आया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक की बात की थी। और अगर रॉक को स्टडी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इफ यू रिमेम्बर, पूनम के लेक्चर में उसने बताया था कि रॉक को स्टडी करना है तो पहले हमें आउटक्रॉप देखना पड़ेगा, कि मतलब कोई एक ऐसी जगह देखनी है कि जहाँ पे रॉक हमें बड़े पैमाने पे एक
एक विजिबल साइज में दिखते हो, और उस साइज पे जाके उस रॉक की हम फ्रेश सरफेस या फ्रेश सेडिमेंट स्पेसिमेन का स्टडी करें, तो एक फील्ड में से लेते हुए लेबोरेटरी में आके रॉक को स्टडी करना है। और ये पूरी प्रक्रिया में हम फिर उसके बाद हम रॉक के टाइप, रॉक का नोमेनक्लेचर के ऊपर हम कंक्लूड कर सकते हैं। उसी तरीके से अर्थ सरफेस के बारे में जैसे बात किया, तो जैसे पृथ्वी की जो सतह जब ठंडी हुई तो एक ही मास था, उसके बाद कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अलग अलग थियोरी के आधार पे अलग अलग अपने जो कॉन्टिनेंट्स मूव किए, अलग आज की जो पोजीशन है उसने अचीव की, उसमें साइंटिस्टों ने कौन कौन सी थियोरी लिया था। और उसमें आज की डेट में जैसे प्लेट टेक्टोनिक थियोरी जो है वो सबसे पॉपुलर थियरी है, और उसी ने थोड़ा मेंशन करने का प्रयास किया था कि वो जो प्लेट की मूवमेंट है, वो प्लेट की मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी एनर्जी जो है पृथ्वी के अंदर की, उसमें कहीं ना कहीं प्लेट के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्शन के बाद बहुत सारी प्रोसेसेस बनती है, और प्रोसेसेस से जैसे अर्थ का सरफेस डिफाइन होता है, जैसे कहीं पहाड़ी बन गई, कहीं पे वैली बन गया, कहीं पे प्लेन्स बन गए, तो ये सारी जो जमीन के ऊपर दिखने वाले जो प्रकार है, जिसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्न हो रहे हैं ऐसी प्रक्रियाओं से। जो प्रक्रिया हमने बात किया कि एक्सटर्नल प्रोसेस जो कि सरफेस के ऊपर होती है, इंटरनल प्रोसेस जो कि अर्थ के विद इन द अर्थ ओरिजिनेट होती है, जिसमें वोल्केनो अर्थक्वेक की बात होती है, एक्सटर्नल प्रोसेस जैसे रिवर एक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो इन चीजों को हमने देखने का प्रयास किया था। फिर उसमें जो जो नेचुरल एजेंट्स है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस लीड करने वाले ज्यादातर एजेंट्स होते हैं, तो जैसे रिवर, विंड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सारे एजेंट्स हैं। जो एजेंट के क्या फंक्शंस है, और वो फंक्शन किस तरीके से पूरी अर्थ सतह को, अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं, और वो एक रॉक मास का एक हिस्से को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की प्रक्रिया करते हैं, और नए नए फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। और उसी तरीके से फिजियोग्राफिक डिवीजन, जैसे मान लो इंडिया की बात करें हम, तो हिमालय इज वन ऑफ द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, बट विद इन द हिमालय यू फाइंड वेरियस वेरियस छोटे छोटे बहुत सारे लैंडफॉर्म मिलेंगे। छोटी वैली भी होगी, छोटी हिल भी होगी, प्लेटू भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकते हैं, टेरेसिस भी हो सकते हैं। उसी तरीके से साउथ इंडिया की बात करें तो हमारा डेक्कन, पूरा जो डेक्कन पेनिनसुलर पार्ट है, तो पेनिनसुला इज a मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, बट विद इन द पेनिनसुला यू कैन फाइंड a lots of landform जो कि लोकलाइज प्रोसेस को गवर्न करते हैं। उसी तरीके से फिजियोग्राफी में जैसे लैंडफॉर्म है, उसी तरीके से विद इन द फिजियोग्राफी डिवीजन यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेरियस नंबर्स ऑफ रॉक्स। तो ये दोनों का जो इंटरप्ले जो है वो हमें ग्राउंड वाटर के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो ये अभी तक की जो बात मैंने की वो थी कि हमने जो सारे सेशन जो लिए थे, उस सेशन में हमने क्या क्या कवर करने का प्रयास किया था, उसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अभी मैं थोड़ी ये बात करूंगा कि जो जो प्रीवियस सेशन में काफी क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि भाई जो हमने सब्जेक्ट को सीखे, लेकिन उसका ग्राउंड वाटर दृष्टिकोण से महत्व क्या है, तो उसकी थोड़ी मैं बात करूंगा। जैसे मान लो कि जियोलॉजी एंड इट्स ब्रांच, तो उसमें अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ा एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके ऊपर आगे जाके जैसे हम आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने एक असाइनमेंट दिया था, उस तरीके के काफी सारे असाइनमेंट्स आएंगे जो इस चीजों को आपको फंडामेंटली बहुत सारी चीजों में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे जियोलॉजी एंड इट्स ब्रांच की अगर हम बात करें, तो उस समझने का हमारा स्पेशल पर्पस ये था कि ग्राउंड वाटर जो है वो अप्लाइड साइंस है, और उसके बहुत सारे साइंस के साथ इसका इंटर रिलेशनशिप है। तो वो ब्रांचेस को, अगर हमें ब्रांचेस के बारे में हमें पता नहीं है, तो फिर हम एक कोई एक शब्द को लेके या कोई एक बात को लेके हम एनालिसिस कर देंगे, और वो एनालिसिस हो सकता है कि हमारा बहुत बुरी तरीके से गलत भी हो सकता है। इसीलिए ब्रांचेस के बारे में समझना जरूरी था। सेकंड थिंग, जैसे मैंने बताया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो वो हिस्ट्री ऑफ रॉक्स एंड हाउ to use as a available geological formation for understanding and identification of various rocks possible relationship with water in general and specific to potential list out and potential aquifer system of the area। तो मतलब कोई भी रॉक की अगर हम बात कर रहे हैं या जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम बात करें, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में किस पीरियड में किस तरीके की चट्टानें डिपोजिट हुई थी, या किस तरीके की चट्टानें इस पृथ्वी में अस्तित्व में आई थी, और उस चट्टानों की अगर हमें मोड ऑफ ओरिजिन पता है, अगर उस चट्टानों को देख के हमें पता चलेगा कि हार्ड रॉक है, तो वी कैन इजीली फिगर आउट कि हार्ड रॉक में ग्राउंड वाटर स्टोरेज का पोटेंशियल
बहुत कम हो सकता है। और अगर मान लो उसी उसी पर्टिकुलर रीजन में तीन अलग अलग समय के चट्टानें मिल रही है, एक अगर मान लीजिए कि फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स है, एक अगर मरीन वाटर डिपॉजिट्स है, और एक इग्नियस रॉक बॉडी है, तो हम इसमें से ये वर्कआउट कर सकते हैं कि हाँ, मरीन डिपॉजिटेड फॉर्मेशन में इनहेरेंट सैलिनिटी वाला ग्राउंड वाटर होने की संभावना है। फ्रेश वाटर में अच्छी पोरोसिटी हो सकती है, तो हमारे अच्छे एक्यूफर मिलने की गुंजाइश है। हार्ड रॉक में लिमिटेड एक्यूफर अकरेंस हो सकते हैं, वो भी सेकेंडरी पोरोसिटी के साथ में। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमें इतने लोअर लेवल तक ले जाना है, जैसे हमने इसका असाइनमेंट के माध्यम से समझने का भी प्रयास किया था। तो दैट्स अ मेथोडोलॉजी के हर एक सब्जेक्ट को हम उस तरीके से समझेंगे। ग्राउंड वाटर पर्सपेक्टिव के बारे में हमारा उद्देश्य ये था कि हम ये समझ लें कि ग्राउंड वाटर के ऊपर हमारा कितना बड़ा डिपेंडेंसी है, खास करके इंडिया का कितना डिपेंडेंसी है। अभी तक जो हमने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के अटेम्प्ट किए हैं, उस मैनेजमेंट अटेम्प्ट में कहाँ पे कमियां रह गई है, और वो कमियों के बाद भी एक बहुत बड़ी जो डेंजरस पार्ट जो है, हमें जो बुरी तरीके से गलत तरीके से सिखाया जाता है, दिमाग में बिठाया जाता है, वो मिथ्स बहुत सारे होते हैं। तो वो मिथ्स को हमें कैसे डिमिस्टिफाई करना है, कैसे हमें डी लर्निंग करना है, उसके उसको ध्यान में रखते हुए ग्राउंड वाटर का पर्सपेक्टिव वाले सेशन को डिजाइन किया था। सिमिलरली मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जब हम बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे डिसिप्लिन को एक साथ में कन्वर्ज करना है, और उस साथ में मिला के फिर हमें इसका एनालिसिस करना है। इसीलिए बहुत जरूरी है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में, जैसे ग्राउंड वाटर साइंस तो डेफिनेटली जियोलॉजिकल ब्रांचेस का इंटीग्रेट करते हुए कर लेंगे, बट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर साइंस कैसे करेंगे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो इकोनॉमिक को भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक रिक्वायर्ड एस्पेक्ट है। लेकिन किस तरीके से डेवलपमेंट करें ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिटोरिएट नहीं करें, और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट प्लान करें। एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, जैसे इको सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर इज ए इको सर्विस एजेंट, इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है। ग्राउंड वाटर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है रिवर फ्लो में। जैसे हम बहुत सारे लोग जब शुरू में बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई नदियों में पानी है इसलिए हमारा भूजल जिंदा है, लेकिन वो एक मिथ है एक तरीके की। जो ग्राउंड वाटर अगर रिच है तो नदियां भी बहती रहेगी, क्योंकि मॉनसून सीजन के बाद अगर नदियों के रिवर कोर्सेज में अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो बेस फ्लो के माध्यम से ग्राउंड वाटर ही उस रिवर को पेरेनियल बना के रखता है। तो इसका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे ग्राउंड वाटर का डिस्चार्ज समुद्र में होता है, हम कभी ये मान के चलते हैं कि वो सलाइन हो जाता है, लेकिन वो सलाइन नहीं होता है। वो समुद्र की सलाइनिटी को थोड़ा लोअर सलाइन रखते हुए, डाइल्यूट करते हुए वहाँ एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है ताकि समुद्री जीव है वो वहां पे अपना रिप्रोडक्शन कर पाए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोर्स, इसके लिए किस तरीके का इंस्टीट्यूशन चाहिए, मैनेजमेंट गवर्नेंस की बात आती है। हमारा कोर्स सस्टेनेबिलिटी के डोमेन में गिर रहा है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ग्राउंड वाटर जियोलॉजी का इंपॉर्टेंस सस्टेनेबिलिटी में किस तरीके से है। नेचुरल थ्रेट जैसे क्लाइमेट, अभी क्लाइमेट चेंज का हम सब लोग सामना कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर में ऐसा पाया गया है कि वो रिलेटिवली ज्यादा रेजिलियंट रिसोर्स है। अगर बाढ़ आ गई तो आपका बोरवेल में इतना जल्दी पानी कंटामिनेटेड नहीं होगा, आप उसका पानी लेके पानी को आप पी सकते हो, जबकि बाढ़ का पानी आपके आंगन में होने के बावजूद भी आप नहीं पी सकते हो। सिमिलरली ड्राउट है, तो ड्राउट में भी आपके पास ग्राउंड वाटर का कुछ अमाउंट मिल जाएगा। क्वालिटी खराब है तो टेक्नोलॉजी के साथ आप क्वालिटी को एश्योर करके आप ड्रिंकिंग वाटर सुविधा खड़ी कर सकते हैं। तो इन दैट टर्म द ग्राउंड वाटर इज ए रिलेटिवली क्लाइमेट रेजिलेंट रिसोर्स। तो इसीलिए हमें क्लाइमेट चेंज जैसे एस्पेक्ट को भी छूना पड़ेगा, उसकी क्या क्या बाबतें हैं, क्या 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 बातें हैं जो ग्राउंड वाटर को थ्रेटनिंग करती है। तो हमें नेचुरल कैलेमिटीज को भी समझना जरूरी है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, ऑफ कोर्स हमारी पूरी सोसाइटी, जो हमारा रूरल इंडिया जो है उसका पूरा लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे मैं जब कल्चर की बात करूंगा तो एग्रीकल्चर को कल्चर की दृष्टिकोण से ही देखने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि और ये प्रयास हमारा ये भी है कि एग्रीकल्चर इज नाउ मूविंग टुवर्ड द एग्री बिजनेस। हमको उस एग्री बिजनेस को वापस एग्रीकल्चर में भी ले आना है। तो फॉर दैट हमें सोसाइटी, समुदाय समुदाय की नीडों को समझना है, कम्युनिटी को समझना है, और ये पूरे कल्चरल एस्पेक्ट को समझना है ताकि हमें ग्राउंड वाटर को अच्छे से मैनेज कर पाए। एंड दैट्स व्हाई द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प्स in managing the groundwater resources and improving the sustainability of the life and livelihoods. फिर रॉक एंड अर्थ सरफेस फॉर्मेशन प्रोसेसेस की अगर बात करें,
तो ये जियोलॉजी का ये दो ब्रांचेस जो है वो सबसे अहम रोल प्ले करती है ग्राउंड वाटर के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि रॉक जो है वो डिफाइन करने में मदद करता है कि उसमें ग्राउंड वाटर कितना स्टोर हो सकता है। नंबर एक, ग्राउंड वाटर अगर रॉक का फॉर्मेशन के बारे में पता है, हम बोल सकते हैं कि हाँ इस तरीके के रॉक में ग्राउंड वाटर पाया जाता है, तो ग्राउंड वाटर अक्रंस के बारे में हमें वो जानकारी देता है। जैसे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन वगैरह है, स्ट्रेटिग्राफी का स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एक फोल्ट हो गया, एक ही फॉर्मेशन है, एक ही चट्टान में फोल्ट हो गया, और फोल्ट की वजह से एक चट्टान एक जगह पे पाई जाती है, वही सेम चट्टान आपको कुछ किलोमीटर दूर मिलेगी, तो आपको ये पता चलेगा हाँ ये दोनों चट्टान में ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ग्राउंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए भी हमें ये महत्वपूर्ण था। एक्सप्लोरेशन करना है, तो जब तक हम रॉक की प्रॉपर्टीज, ग्राउंड वाटर की डायनेमिक प्रॉपर्टीज को नहीं समझेंगे, रिचार्ज को नहीं समझेंगे, आने वाले पानी कितना रिचार्ज हो रहा है, कितना स्टोर हो रहा है, वो नहीं समझेंगे, तो हम उसको एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लोर करने के बाद उसका वाइज यूज नहीं कर पाएंगे। रॉक डेफिनेटली इज अ मैनेजमेंट यूनिट फॉर द ग्राउंड वाटर, क्योंकि रॉक ही है वो एक्यूफर है। तो ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है तो हमें कोई मैनेजमेंट यूनिट को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट वाई द रॉक इज ए ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट का यूनिट है। तो हमें उस दृष्टिकोण से रॉक को समझना जरूरी था। लेकिन रॉक की कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे तो हम उसको पर्टिकुलर रॉक में कैसे ग्राउंड वाटर मैनेज कर पाएंगे उसके बारे में जानकारी मिलेंगे। And last but not least, and controlling and regulating aspects of the groundwater's dynamic characteristic। क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो एक स्टेशनरी रिसोर्स नहीं है। आज एक्स अमाउंट में ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, कल वाई अमाउंट में हो सकता है। आज उसका एक जगह पे जल स्तर ये है, कल दूसरा हो सकता है। आज उसकी क्वालिटी ये है, कल दूसरी हो सकती है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है, डायनेमिक कैरेक्टर्स जो है, वो रॉक्स एंड लैंडफॉर्म, ऑफ कोर्स अलोंग विद द रेन के साथ, रेन के साथ भी बात होती है, बट जमीन पे आने के बाद ये जो दो फीचर्स है वो काफी सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि क्लेई रॉक है तो ग्राउंड वाटर क्वालिटी को डिटोरिएट करेगा। अगर हिल है तो रन ऑफ ज्यादा होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम होगा। तो इस दृष्टिकोण से ये सारी चीजें जो है उसको ग्राउंड वाटर को रेगुलेट भी करते हैं एंड कंट्रोल भी करते हैं। तो इसीलिए हमने ये दो सेशन जो थे उसको हमने अच्छी तरीके से लंबा समय देते हुए इसके ऊपर साइंस को समझने का प्रयास किया है। एज वी मूव अहेड इन दिस कोर्स, हम उसके अलग अलग असाइनमेंट देते हुए और अलग अलग एस्पेक्ट को और गहराई से माइक्रो लेवल पे समझते हुए इन चीजों को समझेंगे कि क्या रिलेशनशिप है एंड व्हाई दिस रिलेशनशिप इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। हाँ, अभी आता है मोस्ट क्रूशियस एस्पेक्ट, क्रूशियल एस्पेक्ट, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपने ये पिछले जितने भी सेशन थे उसमें से आप क्या समझे हैं। और उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, और मैं बारी बारी आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर ये जो मैंने रिकेप किया उसमें कुछ डाउट्स है तो उसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। Nothing from my side, Yogesh bhai. Nothing from my side, sir. ओके, देन आई गो, फिर अगेन मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और क्वेश्चन को लेते हैं। यस, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट जियोलॉजिकल एस्पेक्ट दोस वी नीड टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग ग्राउंड वाटर स्टडीज। इसके ऊपर मैं चाहूंगा 2 या 3 लोग अपने रिस्पॉन्सेस दें। हाँ, हमारे कौन से जो अर्थ साइंस के जो पहलू है, हाँ जियोलॉजी के एस्पेक्ट को हम समझेंगे जब हम ग्राउंड वाटर का अभ्यास कर रहे हैं, तो कौन से एस्पेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सर आई थिंक मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, बाकी परसून सर और बाकी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यस बता सकते हैं। तो बेसिकली ग्राउंड वाटर स्टडीज को अगर करना है जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप का स्टोन है, किस टाइप का सरफेसिस अंडरग्राउंड है। सबसे पहले आउटक्रॉप देखना जरूरी है कि किस तरह का आउटक्रॉप है आसपास उस रीजन में। अगर उसको पहले समझ जाएंगे तो फिर हमें ये भी पता चलेगा कि अंडरग्राउंड सरफेसेस क्या हो सकती है। फिर हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, मैप्स देख सकते हैं हम लोग, जैसे लिथोस्ट्रेटिग्राफ मैप्स अवेलेबल होते हैं उस रीजन के। अगर लार्जर स्केल पे तो लार्जर स्केल पे देख सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का मतलब किस तरह का फ्यूचर में
या सॉरी किस तरह का पास्ट में चीजें रही हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन रही है, उसको समझ के वी कैन थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि बेसिकली कि किस तरह कितना कहाँ पे क्या चीज हो सकती है। एंड देन उसके ऊपर फिर हमें आउटक्रॉप का डेटा भी अगर हम डालते हैं, मतलब दो तरह का चीजों को हमें फोकस कर सकते हैं। तो अगर उन एंड देन अगर हम लोग स्टोन्स की बात करें कि अगर वो सेकेंडरी स्टोन्स है या फिर इग्नेस स्टोन्स है या फिर मेटामॉर्फिक है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है। अगर जैसे अभी बहुत सारे लेक्चर्स में भी बताया कि डिफरेंट जो जो अंडरग्राउंड टेक्टोनिकल्स हुए हैं उसके वजह से क्या फॉल्ट्स क्रिएट हुए हैं। एज ए सपोज करो मुझे वेल बनाना है, जस्ट एग्जांपल, या आई वांट टू क्रिएट ए वाटर बॉडी इन सम प्लेस टू होल्ड द वाटर, तो मुझे ये पहले समझना पड़ेगा कि जियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। अगर वहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशंस मुझे लगता है कि वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, तो मुझे बेसिकली मेरा सारा का सारा सरफेस पे पानी रुकेगा नहीं, वो पर्कुलेट होगा। और अगर मुझे पानी रोकना है तो आई हैव टू गो टू फाइंड आउट वेदर इग्नियस रोक होना चाहिए या फिर मेटामॉर्फिक होना चाहिए। तो ये सब चीजों का आई थिंक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि हो सकता है। Very good, Ankit. Kunal has raised his hand. Kunal, please. या आई थिंक सर अंकित ने तो बहुत अच्छे से सभी बता दिया। वही था कि मैं जब आउटक्रॉप देखूंगा, मैं जब रॉक देखूंगा, और जब मुझे पता चलेगा कि सो बेस्ड ऑन द रॉक आई कैन अंडरस्टैंड द पोरोसिटी, परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये सब चीजें मुझे रॉक से जब पता चलेंगी तो मैं एक्वीफर समझ पाऊंगा। और जब मैं लोगों से भी बात करूंगा तो तब थोड़ा एक सेंस आएगा ज्योग्राफी का कि कितने स्टेटा पर पानी लग रहा है, कितने स्टेटा पर जिन उनके बोर चल रहे हैं, वेल्स में कहाँ तक पानी है। तो ये सब मैं कुछ रिलेट कर पाऊंगा इसको, मतलब कम्युनिटी साइंस और ये जो साइंस है इसको कलेक्ट करके फिर कुछ मुझे ज्योग्राफी का अंदाजा आएगा कि अच्छा ये टाइप के रॉक हैं। इसको जब मैं पढ़ूंगा तो उस तरीके से हम कुछ वहाँ पे डिजाइन कर पाएंगे। और डेफिनेटली जो मैप्स है, मैप से मुझे वो वैलिडेशन भी मिलेगा कि अच्छा यहाँ पे लोग कह रहे हैं ये एरिया में तो यहाँ पे लिनामेंट है या फ्रैक्चर्स हैं, तो ये सब हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो मतलब ये बहुत अच्छे से एक साइंटिफिक कम्युनिटी वाइज एक अच्छा सा अ, क्या कहते हैं, मतलब अ, हम ग्राउंड वाटर को समझ पाएंगे ऐसा। Good, good. Ajay एक and एक Shivani. इम्पोर्टेंट हाँ एस्पेक्ट है कि लैंड प्रशांत भाई, फॉर्म्स और प्रशांत भाई, जी एक मिनट। अजय ने जी जी पहले हैंड रेज किया था, उसके जी बाद जी जी शिवाली है, उसके बाद हाँ आपका हाँ था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हाँ फर्स्ट हाँ कम सर। पास। आप हाँ हैंड हाँ रेज करेंगे हाँ तो सर। अच्छा रहेगा। हाँ, या ओके। जैसे यस सर, जैसे अंकित और कुणाल ने जो बताया कि ज्योग्राफिकल एक पार्ट देखेंगे, उसके बाद जियोलॉजी का रॉक के टाइप और उसकी जैसे पोरोसिटी, परमेबिलिटी क्या है वो भी देखेंगे। और ग्राउंड वाटर में हम एक्वीफर का भी थोड़ा डिटेल में कि वो कन्फाइन है अनकन्फाइन है, उनकी कैपेसिटी क्या है, ट्रांसमिटिविटी क्या है, उसकी स्टोरेटिविटी कितनी है, तो वो भी थोड़ा चेक करेंगे। फिर जो बेस फ्लो है तो उसमें रिचार्ज पॉइंट कौन सा है, जो रिचार्ज पॉइंट पता चलेगा तो हम वाटर शेड के स्ट्रक्चर वैसे प्लान करेंगे। डिस्चार्ज पॉइंट से एक्वीफर के कैपेसिटी पता चलेंगी, तो जैसे आपने फार्मर का बताया तो वाटर बजटिंग का भी थोड़ा हम डिटेल में जा सकते हैं कि हमें कितना डिमांड है और सप्लाई हम कितना कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं। तो ये है। बिफोर वी गो टू शिवाली, में थोड़ा यहाँ पे स्पष्टता दे दूं। अजय, आपका आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया था आपसे पहले। कुणाल इज रेज वेरी गुड पॉइंट कि मैप के बारे में उन्होंने बात किया। दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। एंड फर्स्ट स्टेप मैप से असेसमेंट करके वो फील्ड में जाएंगे। आपने जो बताने का प्रयास कर रहे रिचार्ज एरिया, डिस्चार्ज एरिया, डिलिमिनेशन, दैट अप्लाइज व्हेन वी ऑब्जर्व द रॉक। पहले रॉक को करने के बाद रॉक का एक्सपोजर को सरफेस जियोलॉजिकल मैपिंग हमें खुद करनी पड़ेगी कि वो अवेलेबल हमारे पास होगी नहीं। आप वो कहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो दैट इज एन एप्लीकेशन है जो हमको करना है। एक अच्छी चीज आपने जो एक ये भी बताई कि रॉक को देख के रॉक की प्रॉपर्टीज को हम फील्ड में ऑब्जर्व करें। जैसे आपने बोला पोरोसिटी वगैरह क्या है, ये सब की कुछ चीजें हैं वो, जैसे परमेबिलिटी आप नहीं जान सकते हो, पोरोसिटी यू कैन अंडरस्टैंड,
परमेबिलिटी के लिए आपको और डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे और भी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट जब हम फील्ड में गए और इमीडिएट देखना है तो क्रोनोलॉजी कम से जियोलॉजिकल मैप देखा, मैप देख के फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद वी आइडेंटिफाई सेवरल काइंड ऑफ रॉक्स, वी आइडेंटिफाई द टेरेन, किस तरीके के टेरेन में है, तो उस टेरेन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वेदर दैट टेरेन विल एक्ट एज अ रिचार्ज एरिया और डिस्चार्ज एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी चीजें इसमें आ रही। तो आई थिंक वी आर मूविंग ऑन राइट क्रोनोलॉजी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। शिवाली प्लीज। Sorry, I mean, Yogesh, before we move on to Shivali, he said that we'll be able to assess the capacity of an aquifer. Is it possible to measure the capacity of an aquifer? Possible to measure porosity? The capacity of an aquifer. Yes, Groundwater. it is possible, but not on the immediate field action में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन Okay. उसका काफी प्रोसेसेस है। या Okay, okay. शिवाली। तो मेरी जो समझ बनी है, एक जो सभी ने पॉइंट्स बोले मैप्स और उसके, तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अलावा जो क्योंकि मैप्स में हमें पूरा एरा और वो सब पता चलेगा कि किस टाइप का वहां पे रॉक है, कौन से एरा का है। बट आई ऑल्सो फील, जैसे प्रसून जी बोल भी रहे थे, कि हमें प्रेजेंट लैंडफॉर्म देखना भी बहुत जरूरी है कि वहां पे एग्जिस्टिंग वाटर स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, वहां पे क्या तालाब है, अभी पानी का करंट कौन कौन से सोर्सेज हैं, स्लोप कहाँ से आ रहा है, ड्रेनेज लाइन कहाँ से आ रही है। तो मुझे लगता है अगर लैंडफॉर्म की भी हमें बेहतर प्रेजेंट में अंडरस्टैंडिंग होगी, वो हमें फार्मर से भी मिल सकती है, और करंट सीजनल जो चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स में, जैसे तालाब है वो इवेपोरेट होता है कि नहीं, कि उसका पानी अंदर चले जाता है, आई थिंक दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे ग्राउंड वाटर को लेके हमें क्या काम करना है। ठीक है, आई थिंक मोटे मोटे लेवल पे ये क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से हमने एड्रेस किया है। आई विल रिक्वेस्ट सम ऑफ द स्टूडेंट कि ये सारी चीज अगर मान लो कि आप कोई जो साइलेंट है उसमें से अगर कोई ले ले और क्रोनोलॉजी लिख ले, तो क्रोनोलॉजी लिख के ग्रुप पे सर्कुलेट कर देंगे तो इट विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमने ग्राउंड वाटर पर्सपेक्टिव के बारे में जो सेशन हमारे थे उसमें कुछ मैसेजेस देने का हमने प्रयास किया था। आई विल एक्सपेक्ट कि जो लोग प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन किए हैं या बोले हैं उसके अलावा लोग बोलेंगे तो क्या सबका पार्टिसिपेशन आएगा। ऐसा नहीं है कि उनको बोलने की मनाही है, बट अगर कोई चीज मिसिंग छूट जाती है तो वो उसमें ऐड करे तो दैट विल बी गुड। सो प्रसून भाई, आपको मैं पहला चांस दूंगा यहाँ पे। पिछली बार मैंने आपको रोका था कुछ चीजों में। नहीं एक्चुअली आई वाज एक्चुअली व्हाट शिवाली had taken up, वही पॉइंट में लैंडफॉर्म्स के बारे में बता रहा था। शी हैज कवर्ड इट, नो इश्यूज, वी कैन गो अहेड ऑन दिस। ओके, तो नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आपसे शुरुआत करते हैं। अच्छा, मुझे ओके ये तो फंस गया ओबामा। क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंट मैसेजेस क्या थे जब हम ग्राउंड वाटर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे। दीपांकर शाह का प्रेजेंटेशन थे, शैलेश का प्रेजेंटेशन था, देन हिमांशु का प्रेजेंटेशन था, उसमें बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए थे। वो एक मैसेजेस, हाँ, वो एक कहावत है ना कि बोले सो खोले वाला मामला हो गया। मैं बोला इसलिए मुझे खोलने जाना पड़ेगा दरवाजा। I can help you out, Prasunji, if you want. I will start with the point. Basically मोटा मोटी from the perspective of groundwater, it's a very large मतलब हम तो अभी बहुत ही बेबी स्टेप्स ले रहे हैं इसमें। लेकिन एक जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि कम्युनिटी के साथ जो भी हम बात करेंगे, अभी हम आई थिंक ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज को रिजिन्यूएट करने की बात हमको करनी पड़ेगी। इक्विटी के साथ जो पानी पहुंचाने या पानी की जो हम क्या कहेंगे, पानी का सप्लाई कहेंगे या डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट, इक्विटी के साथ हमको थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा। एंड वो ग्राउंड वाटर क्वालिटी वाला जो एक पार्ट है उसमें भी हमें वी विल हैव टू एड्रेस दोज इश्यूज एज वेल in while assessing the groundwater perspective के जब हम बात करेंगे तो एक holistic approach की ही बात करनी पड़ेगी। and this is what the course is all about। लेकिन हमने जो शुरुआत की थी वो यही थी कि हम लोगों ने काफी सारा मैनेजमेंट का जो पॉइंट है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा along with the technical part।
यहाँ पे मैं एक एक चीज आई जस्ट एड ऑन वन, मेरी एक अभी जो मुझे सोच आ रही है वो ये है कि इफ वी आर मे बी डाउन द लाइन, इफ वी आर एक्चुअली एबल टू से हम लोग एनालिसिस की एक क्रोनोलॉजी अगर होगी हमारे पास, तो आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प अस। फॉर एग्जाम्पल, हम जब फील्ड में जाएंगे और आज नहीं तो कल हम एज वर्किंग प्रोफेशनल्स इन ग्राउंड वाटर पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, जब ये पूरा कोर्स हो जाए या जब भी हम सीखते जाए आगे आगे, तो मेरी एक सोच ये है कि हमें एक टेक्निकल शब्दों का यूज करते हुए हम रिपोर्ट्स कैसे बनाएं जिससे कि हम सही चीजों को एक पर्सपेक्टिव में रख पाए, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म हो या विद कम्युनिटी और विद गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल पे एक ही बात को अलग अलग लेवल पे बतानी होगी। तो हमें वो पर्सपेक्टिव भी हमें लाना होगा कि हम कौन सी, मान लीजिए हम फील्ड में जाएंगे तो हमें किस प्रकार से रिपोर्ट बनाना है, एनालिटिकल रिपोर्ट कैसे बनानी है, कौन से टेक्निकल टर्म्स हमें यूज करने होंगे, किस तरीके से। तो आई थिंक along the session, if we are also able to bring that part also, so that will also be very helpful. Thank you. ओके, गुड क्वेश्चन भाई, अच्छा पॉइंट आपने बताया कि आगे जाके इन चीजों को क्या ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज जी मैसेज कि हमारा जी पाथवे जी। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आई होना जस्ट चाहिए। जी एक ही पॉइंट, जैसे हम लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन की है, इट वाज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन वेयर लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स वेर बीइंग यूज्ड। तो हम लोगों ने अपने अपने तरीके से बोलने की तो की, लेकिन एज वर्किंग प्रोफेशनल्स, एज टेक्निकल प्रोफेशनल्स जिसके हम ट्रेन हो रहे हैं, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक तरीके से हम उसको कैसे बताएं, ये हमें थोड़ा सा सीखना होगा कि whenever we write, so it is not a layman's report as you are, आपने जैसे बताया, it's not a layman report, it's a technical assessment report। जब हम बनाए तो हमको वो स्ट्रक्चर में भी एक कॉमन एक स्ट्रक्चर मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। जी पदम प्लीज। यस सर। मुझे जो अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो एक तो ये था कि जो ग्राउंड वाटर का यूजेज हम लोगों ने देखा था या फ्रेश वाटर का यूजेज देखा था, तो सबसे ज्यादा पोर्शन आई थिंक इंडिया में भी और ग्लोबली भी एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। सो इट मीन्स ये है कि हमको अगर ऑप्टिमाइज करना है और एरिया को इरिगेट करना है, तो कैसे हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमली ट्रैप करें और फिर उसको जो है जुडिशली यूज करें। दूसरा एक ये है कि एक साइज जो है सभी के लिए फिट नहीं होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का जियोलॉजी है। सो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए भी आई थिंक हमको जो है अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कि कहाँ पे कौन सी रोक है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन है। यस विनय जी। ओके, सो इसमें एक तो ये था कि एक मैप बताया गया था जहाँ पे देर वाज ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ द कंट्री, while the eastern belt of the country the groundwater was underutilized. So that was one thing. But again, the consumption of groundwater for agriculture was much higher than for domestic use. Now again, there is high dependence on groundwater for taking care of the increasing demand. बट अभी दिक्कत ये हो रहा है कि रिचार्ज कम हो रहा है और उसका जो एक्सट्रैक्शन है इट इज इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड. Now if we don't start working towards addressing this problem, there would be a day where we will have the day zero, wherein there will be no water for people to drink. I think this was one of the important message as far as groundwater was concerned, that I could capture in the early session. यस, तो मोटा मोटा सभी पॉइंट्स मतलब कवर हो चुके हैं, लेकिन वही जो हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड वाटर का पर्सपेक्टिव अगर हमको देखना है तो बेसिकली कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, जैसा कि बताया है, अभी सब लोग बात भी कर रहे हैं कि वाटर मतलब इनफिनाइट नहीं है, फिनाइट सोर्स है। और वो क्या है, जब हम जब जुडिशियल यूज की बात करते हैं, अभी जैसे विनय जी ने भी बोला कि ज्यादा जो हमने जो बात किया था कि ना कितना परसेंट मतलब कितना पानी हमारे पास में है और अभी हम कितना उसका, तो वाटर बैलेंस जैसी बात हम करते हैं, कितना अवेलेबल, कितना जुडिशियल यूज होना चाहिए, तो उसमें कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को हमको यूज करना है। एक वो
मैंने इसमें लिखा भी था कि पॉलिसी जो है ग्राउंड वाटर लॉज जो हमारे इफेक्टिवली अभी जो देखा जाए वो उतना इफेक्टिव वर्क नहीं करते हैं, तो उसमें किस तरह से ग्राउंड वाटर पर्सपेक्टिव का रोल हो सकता है, लाइक एरियाज को देखते हुए। कई बार हम देखते हैं कि जैसे कई एरिया जो होते हैं वो डार्क जोन में माने जाते हैं कि डार्क जोन में है, या उस तरह की बातें होती है, तो वो आइडेंटिफाई करना कि उनके क्या किस तरह के इंटरवेंशन हो सकते हैं, ऐसे ही सब। यस, तो कुणाल, आपने चैट बॉक्स पे भी कुछ दिया था, हाँ। बट इफ यू कैन कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन दैट विल बी हेल्पफुल। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करें हम, अगर कोई टॉपिक छूट जाए ना छूटा तो। सर कंक्लूजन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आई मैं मेरे लर्निंग्स जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, या नया पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो डेवलप हुआ वो मैं डिस्कस करूंगा। कि दीपांकर साहा सर ने जो कहा कि एसेसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब जब हम लोग मार्जिनलाइजेशन और जो क्लास देखते हैं, क्लास और एक्सेस टू द वाटर, इसका जो रिलेशन है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कहाँ तक पानी यूज करूंगा, कितना करूंगा, और वो दैट वाज माय वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। उसके बाद सर आपने जो कहा था डेवलपमेंट एंड नॉट मैनेजमेंट, मोर ऑन सप्लाई आर्गुमेंटेशन एंड लेस डिमांड मैनेजमेंट, नो यूनिट, तो ये जो चीजें बहुत इंसाइटफुल थी, कि जिसमें से ग्राउंड वाटर के पर्सपेक्टिव में जब हम सोचेंगे तो ये रिलेट करना, दैट वाज माय रियली, वो मेरी ज्यादा बहुत अच्छी लर्निंग थी ये सब सेशंस में से, और टू बिल्ड दैट पर्सपेक्टिव विद कम्युनिटी एंड ग्राउंड वाटर। ओके, हाँ, शैलेश वांट टू ऐड समथिंग? यस शैलेश प्लीज। ये जो पर्टिकुलर जो सेशन था, दो कॉन्ट्रास्टिंग प्रेजेंटेशन इस सेशन को लिए हुए थे। एक जो था डॉक्टर दीपांकर शाह का था, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, और दूसरा जो था वो जो था हिमांशु कुलकर्णी का था। मैं जब ये दो प्रेजेंटेशन देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि कई बार हम जब पानी की बात करते हैं ना, ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, तो बहुत सारी टेक्निकल बातें कर लेते हैं। वही आउटकम था पहले प्रेजेंटेशन का। लेकिन मुझे जो लगा जो हिमांशु जी के प्रेजेंटेशन से, कि उन्होंने पूरी बात को है ना कल्चर के साथ जोड़ के बताने की कोशिश की, कि ये ग्राउंड वाटर ऐसे टेक्निकली हम देखते हैं वो ठीक है, लेकिन जब यूज होता है तो वो एक कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और वही चीज को उन्होंने उस अपने प्रेजेंटेशन में भी कहीं ना कहीं एम्बेड करने की कोशिश की थी। और मैं पर्सनली भी मानता हूं कि जब भी हम जाएं, गांव में जाएं, पानी की बात करें और कल्चर के साथ जब उस पानी की बात को जोड़ के बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो काम करने का जो माहौल जो है वो अलग किस्म का बनेगा। और अगर हम सिर्फ टेक्निकल बातें करेंगे तो वो काम करने का माहौल जो है वो अलग किस्म का बनेगा। तो ये दो लर्निंग इसमें से कॉन्ट्रास्टिंग जो चित्र मेरे को दिखा था। दूसरा जो था, जो पदम जी ने भी कहीं ना कहीं बात रखी, आपने भी मुझे लगता है कहीं कहीं दूसरों ने भी, कि ग्राउंड वाटर का जो बड़ा यूज जो है वो एग्रीकल्चर में 80-85% यूज जो हम कर लेते हैं वो एग्रीकल्चर में कर लेते हैं। ये सही बात है, लेकिन जब हम ये कहते हैं तब हम दूसरी बात को बहुत लाइटली ले लेते हैं। वो चीज ये है कि डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग वाटर में भी ग्राउंड वाटर का यूज है, लेकिन टोटालिटी में ये 10-15% के आसपास रह जाता है। लेकिन आप मान के चलिए कि वो 10-15% को मीट करने में जो सांसें फूल जाती है कम्युनिटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरी परियोजनाओं की, वो एग्रीकल्चर वाले पानी से भी बड़ी घातक होती है, क्योंकि अब हमें पानी 365 डेज चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो फिगर का जो इम्बेलेंस जो है, ये कहीं ना कहीं दूसरे को लाइट कर देता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो 10-15% भी बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है, और उसी को हमें मतलब उसका इम्पोर्टेंस 15% से ना समझते हुए और ज्यादा समझना है। ओके, अगर इसके अलावा कोई कमेंट है तो इस क्वेश्चन के ऊपर लेके, अदरवाइज हम आगे बढ़े। महेश, आपने कोई हाथ दिखाया था, तो आपका इस पे हाँ हाँ आपका हाँ, कि yes, सही है? नहीं, ओवरऑल मतलब कवर हो गया है। कि शैलेश भाई ने जो बताया ना, मेरा भी सेम वही मतलब रिलेवेंट था। कि अभी हम मतलब वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें, ग्राउंड वाटर यूजेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें
एक्सप्लोरेशन जो हो रहा है, ग्राउंड वाटर का यूज जो हो रहा है, तो अभी ग्राउंड वाटर पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल नॉलेज को साथ लेकर हम लोग काम करें। हमने कहीं पर देखा होगा कि अभी जो ओल्ड एज जो अभी जनरेशन लास्ट हमारे मतलब वही बची हुई है जो उसको ट्रेडिशनल नॉलेज काफी अच्छी तरह से मुझे मालूम है। तो मैंने भी फील्ड में कहीं पर देखा है कि लोग कहीं ऐसे लोग हैं उसे रोक टाइप को मतलब उसे पता है कि इस टाइप के रोक में पानी मतलब मिल सकता है। और ट्रेडिशनली वो चेक भी करते हैं, वो नारियल लेके वो जो पद्धति मतलब सिस्टम जो यहाँ पर लोकल मतलब यूज कर रहे हैं वो लोग जो बोरवेल बनाने के लिए या फिर वेल बनाने के लिए, तो उन लोगों को भी एक मतलब साइंस के मुताबिक थोड़ा राह दिखाने की जरूरत है। उनको साथ लेकर भी हम लोग चले तो मतलब काफी सारा अच्छी तरह से ये ग्राउंड वाटर रिसर्च का काम हो सकता है मेरे हिसाब से। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मुझे लगता है कि कोई दो लोग पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो बाकी लोगों को समझ में आ जाएगी, जस्ट लाइक ए रिकेप। जो कि है इयन इरा, एज पीरियड, फॉर्मेशन, सीरीज एंड स्टेज, उनका रिलेवेंस फील्ड में, फील्ड एप्लीकेशन में क्या है, तो बताएगा। सर मैं ऐड कर सकता हूँ। बताइए। तो बेसिकली इयोन एरा, एज पीरियड, फॉर्मेशन सीरीज, ये सारे के सारी जो प्रोसेसेस हैं ये टाइम पीरियड के टाइम पे हुए, एक टाइम स्केल के साथ कनेक्टेड है। जिस टाइम पे बेसिकली अर्थ में मूवमेंट्स हो रही थी, अर्थ बन रही थी, फॉर्मेशंस क्रिएट हो रही थी, तो अगर हम लोग इन सब चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, अब जैसे इयोन में है उसमें एक स्टेजेस हैं, देयर आर 2 डिफरेंट स्टेजेस। एरा में आते हैं तो उसमें 3-4 स्टेजेस हैं। तो अगर हम लोग को इसके बारे में पता चलता है तो हमें एक्चुअली, जैसे व्हेन मैंने नोएडा के बारे में जब पढ़ा, ग्रेटर नोएडा के बारे में पढ़ा, इस बेसिकली एलुमिनियम बेल्ट के बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये 2 तरह की फॉर्मेशन है मेजरली हुई है। एक फॉर्मेशन हुई है जो जो इयोन से कनेक्टेड है, बेसिकली इतनी पुरानी फॉर्मेशन है, और जो दूसरी कनेक्टेड है वो अभी चल रही है, जो अभी रिसेंट चल रहा है, जो बेसिकली आइस एज के बाद स्टार्ट हुआ, आइस पिघलना स्टार्ट हुआ, तो फॉर्मेशन और रिवर स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे डिसिल्टेशन स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली अगर हम इन सब चीज के बारे में पता चलता है तो हमें हिस्ट्री ऑफ अर्थ पता चलती है और हिस्ट्री ऑफ दैट ज्योग्राफी पता चलती है, और जो हमें बताती है कि हमें किस तरह का काम करना है। अब मुझे ये पता है कि मेरा वेल सिस्टम जो है, मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे को 2000 मीटर या 1000 मीटर के बाद मुझे स्टोन मिलना स्टार्ट होगा मेरे एरिया में। तो मुझे कैसे पता चला, वो मुझे इन सीरीज को पढ़ के ही पता चला। तो आई थिंक ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये थोड़ा एक चीज इसमें ये थोड़ा मतलब इसको रटना पड़ेगा, इसको मतलब इसको समझने के लिए इसको रटना प्रैक्टिस, जरूरी है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना जरूरी पड़ेगा, है। प्रैक्टिस तो करते रहेंगे तो ये बराबर रहेगा। हाँ, तो अभी मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि जिस तरह से पढ़ाया गया 2-3 लेक्चर्स में, दिमाग में तो बैठ गया है, लेकिन 2-3 बार, वैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ बहुत अच्छे से कलरफुल, तो उसको मैं बार बार पढ़ूंगा, तो जब भी मुझे कुछ नया शब्द मिलेगा, नया वर्ड मिलेगा, तो मुझे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली कि ये इयोन से है कनेक्टेड है, एरा से कनेक्टेड है, जुरासिक पीरियड क्या है। तो वो आई थिंक पता चल गया, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है जो आगे आते आते मुझे लग रहा है मिल जाएगी, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे, क्योंकि समझने के लिए तो आ चुका है। राइट, एनीबॉडी एल्स? आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिवली अंकित ने पूरा बताया है। अंकित जी, आपको नोट जरूर शेयर करना है। हाँ सर, सर पक्का। जैसे मैं मैसेज में आया है, आपके आपके कलीग ने मैसेज दिया है, तो नहीं, मैं पक्का शेयर करता हूँ टीम के साथ। आई थिंक यू मेंशन वेरी करेक्टली इसका आंसर। प्रसून भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे इस नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था कि भेज देना नोट, और क्या। अतनु, यू वांट टू से एनीथिंग? थैंक यू। एक मुझे लगता है इसमें जैसे जब हम डिस्ट्रिक्ट का या किसी का जियोलॉजी पढ़ते हैं या ग्राउंड वाटर का पढ़ते हैं, तो उसमें सीरीज वगैरह और ये सब मेंशन किया होता है, तो आई थिंक वो कोरिलेशन करने में जो है थोड़ा सा मदद मिलेगा। यस, वेरी ट्रू। अतनु, प्लीज। जैसे कि अभी इयोन एरा, एज पीरियड, फॉर्मेशन, सीरीज एंड स्टेजेस, ये जियोलॉजी का एक एक टाइम पीरियड हो गया। तो एक टाइम पीरियड में क्या क्या एक्टिविटीज हुए हैं उसके बारे में अगर हमें पता चला, तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज डेक्कन डेप जो फॉर्मेशन है, डेक्कन डेप में अभी हमें इग्नियस रॉक्स, ज्यादातर इग्नियस रॉक्स ही मिलते हैं। तो ग्राउंड वाटर के पर्सपेक्टिव में अगर हमें देखा जाए तो इग्नियस रॉक्स में वो पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी का प्रॉपर्टीज इतना नहीं है, तो हमें वहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलने का कोई चांस मतलब बहुत कम है। मतलब तो अगर
सपोज अलग कोई बुश फॉर्मेशन या अलग कोई फॉर्मेशन आ गए, हमें वहाँ पता है कि वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो हमें वहाँ पे पता चलेगा कि ग्राउंड वाटर का यहाँ पे मिलने का बहुत मतलब। ठीक है, तो आई थिंक इट सीम्स कि ये चीज सबको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूर है, लेकिन क्रोनोलॉजी और इसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में अभी वो क्लैरिटी है हम सबकी। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ उसी के तरीके से मेरे ख्याल से पदम ने इसका आंसर दिया है कि हाउ यू विल यूज द रीजनल जियोलॉजिकल मैप टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ग्राउंड वाटर। उसमें कोई पदम ने जो पहले बताया था उसमें कोई किसी का एडिशन करना है तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, अदरवाइज हम मूव करें आगे के क्वेश्चन में। आई थिंक सर बढ़ सकते हैं आगे क्वेश्चन में, आई थिंक ये तो लगभग कवर हो ही गया है। ठीक है। Describe controlling factors associated with landforms and how it influence groundwater occurrence। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि Describe जो control। लैंडफॉर्म जो है, लैंडफॉर्म किस तरीके से ग्राउंड वाटर अकरेंस को कंट्रोल करता है, उसका इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है ग्राउंड वाटर अकरेंस के ऊपर लैंडफॉर्म का। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। यस विनय प्लीज। I mean, landforms, it again depends, the way the topography is, what type of rock it is made of. If it is, if it has a tilt, there won't be water. So, and even the type of rocks it has, that's what my understanding is. नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं कि टाइप ऑफ रॉक जिसका लैंडफॉर्म्स है। टोपोग्राफी पे काफी लैंडफॉर्म भी उस पे डिपेंड करता है, राइट। व्हाट इज द फ्लो रेट एंड व्हाट इज द पर्कोलेशन रेट, एंड अगेन द टाइप्स ऑफ रॉक दैट लैंड हैज, that influences the groundwater. कोई इवन एग्जांपल देके समझा सकते हो इसको? Pardon? एग्जांपल देके समझा सकते हो? Maybe a hilly terrain which was formed by a volcanic eruption. So that when there is water that flows through those terrains, because of the nature of the rock being igneous, it would not absorb water. It would not let water percolate through its fractures, I would rather say. I mean, and then और जो फ्लो होता है उस पहाड़ों के स्लोप पे शायद उसके नीचे ग्राउंड वाटर ना हो, लेकिन डाउन हिल में आपके पास पानी जहाँ जहाँ से फ्लो होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एंड द फॉर्म ऑफ द रॉक एंड द सॉइल देयर, द पर्कुलेशन वुड टेक प्लेस। ओके, कुणाल आपने हैंड रेज किया था, आप बताना चाहेंगे इसके ऊपर कुछ? हाँ सर, मतलब मैं जैसे इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि सपोज एक सेडिमेंट्री रॉक्स का एक बड़ा सा पैच है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है, बट आज जब हमने फॉल्ट्स देखे हैं या फिर वो जो डिस्प्लेसमेंट देखे, तो शायद उसकी वजह से जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो सकता है। तो शायद एक ही गांव में ये ऐसा कुछ फॉल्ट है, तो एक जगह पे हमें पानी मिल रहा है अच्छे से बिकॉज उसमें पानी है, और फॉल्ट की वजह से पानी नीचे चला गया है या फिर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। तो थोड़ा सा ये चीजें जो है कि लैंडफॉर्म्स है वो मुझे हेल्प करेंगे कि नीचे पानी कैसा हो सकता है, ऐसा ऐसा मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लग रही है। ओके, सर इसके अंदर यस बताइए प्लीज। हाँ सर, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जब हम ये आउटक्रॉप या लैंड फॉर्म्स अगर हम देखते हैं तो हम वहाँ के जियोलॉजी, वहाँ के मतलब वहाँ को, उस जगह को देख करके हम इंटरवेंशंस भी डिजाइन कर सकते हैं। लाइक अगर वाटर परकोलेट होगा या फिर वाटर हार्वेस्ट होगा तो किस तरह के इंटरवेंशंस, हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए वो भी उससे डिफाइन हो सकता है, और किस तरह के एक्विफर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो लोकेट कर सकते हैं। ओके ओके, अजय, अजय आप म्यूट है अगर बोल रहे हैं तो। हाँ हाँ सर, एक दो पॉइंट है। जब हम लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन देखेंगे तो एक तो हम ये भी देखेंगे कि उनका स्लोप क्या है, इलेवेशन क्या है,
वो एक ग्राउंड वाटर पे ऑकरेंस कर सकता है। दूसरा वो जैसे स्लोप में माउंटेन और हिल एरिया है उधर जो रन ऑफ होता है उसका भी एक देख सकते हैं। दूसरा जो हमने मैप में देखा था कि ड्रेनेज लाइन जो है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तो उसमें हमने जो लिनियामेंट का भी देखा था, तो उसका भी लिनियामेंट से ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट हो सकता है। ओके शिवाली। पहले वाला जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उससे थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि लैंडफॉर्म में मान लीजिए जैसे कि अगर सैंडस्टोन है तो हमें पता है कि ठीक है रॉक है, ये वाली रॉक है, इसका पोरोसिटी परमेबिलिटी अच्छा है तो पानी नीचे ग्राउंड में उतरेगा ही। पर मान लीजिए वहां पे ड्रेनेज नहीं है या बीच में कहीं डाइक है, तो अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो उधर पानी जाएगा ही नहीं, भले ही वो वहां पे रॉक टाइप सैंडस्टोन हो या दूसरा कोई सा पोरस वाला स्ट्रक्चर हो। तो मुझे लगता है इसके लैंडफॉर्म, जैसे अभी लास्ट आंसर भी दिया कि ड्रेनेज देखना, वहाँ का एलिवेशन देखना, स्लोप देखना, कहाँ से पानी आ रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम ना सिर्फ रॉक टाइप पे निर्भर रहें बट वहाँ जमीन में पानी कैसे उतरेगा वो भी हम समझ पाए लैंडफॉर्म को देखकर। गुड। आई थिंक मोटे मोटे लेवल पे सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। मैं थोड़ा इसको एक दो और एग्जांपल देके इन चीज़ों को थोड़ा कुणाल आप बताना चाहते हैं इसमें? हाँ सर, जस्ट एक मतलब क्रॉस चेक करना था कि सर जब हम लैंडफॉर्म्स देखते हैं जिसका वेदरिंग और इरोजन, तो इससे भी हमें थोड़ी समझ हो पाएगी कि ये कैसे ग्राउंड वाटर को इन्फ्लुएंस करेंगे इन टर्म्स ऑफ उसकी एबिलिटी या ऐसा कुछ। हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे। जैसे आपने कहीं एक दिखाया था जो ग्रेनाइट वाला, मैं उससे थोड़ा एडवर्स एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसे फॉर्मेशन जो पूरा क्ले का क्ले फॉर्मेशन है, हमारे रीजनल जियोलॉजी में क्ले शेल ऐसे फॉर्मेशन दिखाते हैं, एंड बाय एंड लार्ज वो सलाइन है। तो उसमें ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल तो जियोलॉजिकल देखा जाए तो जियोलॉजिकल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल नहीं है। बट उसी एरिया में अगर मान लीजिए कि कोई रिवर पास हो रही है, रिवर का मेंडरिंग हो रहा है, और मेंडरिंग के पोर्शन में थोड़ा बहुत जो है वो मेंडरिंग में थोड़ा रिसेंट एलुवियल डिपॉजिट्स है, वो वेरी लोकलाइज डिपॉजिट है, तो उस लोकलाइज डिपॉजिट में आपको ग्राउंड वाटर मिलने की गुंजाइश है। तो कभी क्या होता है कि रीजनल लेवल की इंफॉर्मेशन, इवन मैं थोड़ा बोलूंगा कि एकदम माइक्रो नहीं, तो माइक्रो थोड़ा बड़े लेवल की इंफॉर्मेशन भी कुछ इस तरीके से चीजों को रिफ्लेक्ट करती है, तो जिससे हमें पता चले कि शायद ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज वेरी नील। लेकिन हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जितना भी देखा, तालाब में कुआं, ये सब चीजें वो इसी के ऊपर आधारित था। तो मतलब जहाँ पे जियोलॉजी फेल हो जाती है वहां पे कुछ लैंडफॉर्म जो है इट हेल्प्स टू टू शो द पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का अक्रेंस वहाँ हम देख सकते हो। वो लैंडफॉर्म वाइज देखा जाए तो हो सकता है रिवर मेंडरिंग का कोई छोटा डिपॉजिट्स है, एंड जियोलॉजी वाइज देखा जाए तो पूरा क्ले स्टेटा है। हाँ, तो जियोलॉजी इज कम्प्लीटली एडवर्स, जो किसी भी तरीके से ग्राउंड वाटर को सपोर्ट नहीं कर रही है, बट लैंडफॉर्म का छोटा सा हिस्सा जो ग्राउंड वाटर मिलने की एक संभावना हमको देता है। दिस इज एकदम से एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट ये समझने के लिए काम में आएगा कि लैंडफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पे जियोलॉजी फेल हो जाती है वहां पे आप लैंडफॉर्म के आधार पे भी ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल देख सकते हैं। क्या तो अगले क्वेश्चन पे मूव करें? सर एक एक क्वेश्चन था कि हम लैंडफॉर्म के बारे में जब बात करते हैं तो हमें पहले जियोलॉजी का डिटेल होना ज़्यादा जरूरी है ना, कि लैंडफॉर्म पे क्या करना लैंडफॉर्म है, जो है, मतलब क्या। लैंडफॉर्म जो है वो रिजल्ट है जमीन के ऊपर चलने वाली प्रक्रियाओं की। हाँ, आप अगर मान यस। लीजिए एक एग्जांपल है कि एक जगह है जहाँ पे सैंडस्टोन है और वो सैंडस्टोन हिल पे है, तो ये भी अनदर एग्जांपल है। हिल पे आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ गुड एक्विफर सिस्टम। जियोलॉजी पूरा फेवर कर रहा है, बट वो हिल आपको फेवर नहीं कर रही है ग्राउंड वाटर संग्रह करने के लिए। यस। तो आप समझ रहे हो कि लैंडफॉर्म जो है वो एक जमीन का कॉन्फ़िगरेशन है, एंड वो जो है वो जो बहुत बड़ा रोल गवर्न करता है, वो ये रोल गवर्न करना है कि वाटर फ्लो, जमीन के ऊपर गिरने वाला पानी और गिर के बहने वाला पानी की जो गतिविधियां हैं वो लैंडफॉर्म ज्यादातर कवर करते हैं, एंड दैट इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली ऑन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज अकरेंस उसके ऊपर। बट अगर ये डायनेमिक्स को निकाल दे, उसका स्टेटस को देखें,
तो हिल पे पाए जाने वाले सैंडस्टोन पे आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, और बॉटम में पूरा बहुत सारा क्ले होने के बावजूद भी आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिल सकता, लेकिन अच्छा लैंडफॉर्म है तो यू कैन फाइंड सम अमाउंट ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस, आस्किंग दिस। पर हाँ, हमारे हमारे एरिया में जैसे हमने स्प्रिंग के बारे में बोला था, आपने भी बताया था कि करेक्ट। हिल एरिया में भी स्प्रिंग का आउटलेट होता है, तो वो भी डिस्चार्ज पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल तो बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है, लैंडफॉर्म और एरिया। बिल्कुल इसका एग्जाम्पल है। ओके ओके। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक डिफरेंस तीन चट्टानों के बीच में क्या है? हाँ शिवाली बोलिए। मेरी समझ मतलब जिस तरीके से मैंने समझा है रॉक्स को, उसमें जो मेरी समझ बेसिक डिफरेंस जो मैं यूज करती हूँ क्लासिफाई करने के लिए वो ये है कि जो जो लावा और मैग्मा की क्रिस्टलाइजेशन से बनी है वो है हमारी इग्नियस रॉक। उसके बाद जो वेदरिंग और इरोजन से हुई है वो है सेडिमेंट्री, और जो प्रेशर और टेम्परेचर से हुई है वो है मेटामॉर्फिक। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसका मैं एक और सब सवाल पूछता हूँ कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है हम्म। वो इग्नियस हो सकती है? हाँ, हो सकती है। मतलब नहीं, हाँ। हाँ, हाँ मतलब आप नहीं नहीं हाँ क्या? नहीं, आप बोल रहे कि पहले उसका फॉर्म इग्नियस हो सकता है और फिर वो मेटामॉर्फिक हो सकती है, कि उसके बाद वो वापस इग्नियस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं? क्या नहीं बोल रहे हैं योगेश भाई, योगेश भाई? वो मैं उन्होंने ये बोल रहा हूँ कि मेटामॉर्फिक रॉक मेटामॉर्फिक ही हो सकती है, इग्नियस इग्नियस ही हो सकती है, वो कभी एक नहीं हो सकती। बट हाँ, एक चीज ये हो सकता है कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री दोनों रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। हाँ तो इन मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। हम्म। हाँ, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्री मेजर टाइप जो है वो ये है कि एक तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉक्स है। जो भी इग्नियस रॉक है हमारे वो सारे प्राइमरी रॉक्स है, बाकी सारे वो सेकेंडरी रॉक्स है। हाँ, मेटामॉर्फिक भी एक सेकेंडरी प्रोसेस से बना है एंड सेडिमेंट्री भी सेकेंडरी प्रोसेस से बना है। ठीक है। हाँ, अभी इसमें एक चीज एक और ऐड करते हैं। जैसे कोई रॉक है, सेडिमेंट्री है या तो इग्नियस है, वो एक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली वो मेटामॉर्फिक नहीं हो जाता है। तो उस तरीके के रॉक्स को हम मेटा सेडिमेंट या मेटा इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली उसका क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया है। और अभी जैसे आपने आपको ग्रुप में शैलेश भाई ने, इस ग्रुप को ना, शैलेश भाई ने एक फोटोग्राफ भेजी थी जिसमें अंधेरे में हम लोग जैसलमेर के किले में कुछ चट्टान उसको दिखा रहा हूँ, एंड दैट वाज द क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन। वो मेटा सेडिमेंट तरीके का रॉक था, वो कंप्लीटली मेटामॉर्फिक नहीं हुआ था, इसीलिए उसमें मैं उसको दिखा रहा था कि एक हिस्सा कंप्लीट मेटामॉर्फोज हो चुका है, सेकंड हिस्से में फोसिल आज भी प्रिजर्व थे, तो दैट वाज नॉट मेटामॉर्फोज एट ऑल। तो उस तरीके की जो चट्टाने हैं उसको हम मेटा सेडिमेंट या मेटा इग्नियस के नाम से देखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक वो सबका हाइब्रिड वर्जन नहीं हो, तो दिस आर हाइब्रिड वर्जन भी उसमें फील्ड में जब प्रकृति में पाए जाते हैं। तो कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि भाई आपने तो मेटामॉर्फिक बोला था, अब मेटा सेडिमेंट क्या होता है। तो वो आधी प्रोसेस में रह जाता है, तो उसका कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म नहीं होता है, तो वो छूट जाता है। तो उस तरीके के चट्टानों को हम मेटा सेडिमेंट या मेटा इग्नियस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्लासिफाई रॉक बेस्ड ऑन द कॉम्पेक्शन एंड ग्राउंड वाटर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका क्लासिफिकेशन दीजिए, चलिए। यस कुणाल। हाँ सर, तो इग्नियस रॉक में बिकॉज वो प्राइमरी रॉक है और उसमें कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मिनरल्स और उनको बहुत टाइम मिला है, तो दे आर वेरी इंटरट्वाइंड। तो इसलिए उसमें से जो वाटर फ्लो, पानी का जो ग्राउंड वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होगी। जब हम वही सेडिमेंट्री देखेंगे तो उसमें बहुत टाइम से ग्रेवल्स और सब आके लेयर्स बने हैं और उसमें कॉम्पैक्ट, और फिर उसका हाँ, तो उसका जो उससे जो पत्थर बना है तो उसमें जो
पोर्स और वो सब है, उसमें से पानी बहने की, ग्राउंड वाटर बहने की ज्यादा संभावना है। और मेटामॉर्फिस में भी हमने देखा है कि अगर वो सेडिमेंट्री से बना है और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो मेटामॉर्फिस का थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे करने में, बट ये मेरे दो रॉक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी। ओके, नहीं सर, मैं थोड़ा कुणाल ने जो बताया उसमें बताइए एक दो पॉइंट, हाँ मतलब कुणाल जी ने बताया कि बेसॉल्ट रॉक में थोड़ा पानी कम रहेगा, तो सीक्वेंस करेंगे तो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल से देखेंगे तो सबसे कम इग्नियस रॉक में रहेगा, सेकंड सेडिमेंट्री, और सबसे ज्यादा सेकंड मेटामॉर्फिक, और सबसे ज्यादा अच्छा पानी सेडिमेंट्री में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए इसको और एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं इस सवाल को। जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम? पोरस। पोरस Soil नहीं होगा। होता है, अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड। वंडरफुल आंसर। तो कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट नहीं है मतलब अनकंसोलिडेटेड, सेमी कंसोलिडेटेड एंड कंसोलिडेशन, दिस आर द थ्री क्लासिफिकेशन। थोड़ी वही जैसे अंकित ने बताया ना कि अनकंसोलिडेटेड, तो इसी में आंसर छुपा है। तो कॉम्पैक्शन और नॉन कॉम्पैक्शन की बात करेंगे तो नॉन कॉम्पैक्ट है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है। सेडिमेंट्री जो है थोड़ा सेमी कंसोलिडेटेड सेडिमेंट है, और हार्ड रॉक है वो कंसोलिडेटेड सेडिमेंट है। तो देयर आर द थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ सारे रॉक को हम ग्राउंड वाटर में जब बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड रॉक, सेमी कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड यानी लूज रॉक की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ओके।